नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपभोक्ता कार्य विभाग की दाल उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक। आयातकों और उद्योग जगत के अन्य प्रतिभागियों को 15 अप्रैल 2024 से साप्ताहिक आधार पर आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा करने का निर्देश। पोर्टल पर गलत जानकारी देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए सुझाए गए उपाय। भंडारण से पहले गेहूं को अच्छी तरह से सुखाने के अलावा गेहूं के दानों को कीट रोगों से बचाने के लिए दीवारों एवं फर्श पर मैलाथियान 50% के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करने की सलाह। गर्मी के मौसम में देश में बिजली की उच्च मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की पहल। भारत सरकार का गैस आधारित बिजली संयंत्रों को परिचालित करने का निर्णय। निर्देश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। और गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर वालों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद से हीट वेव को लेकर जारी किया गया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव ने दाल उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक कर दालों की उपलब्धता की समीक्षा की। बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दालों के वायदा व्यापार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से निपटा जाएगा। आयातकों और उद्योग जगत के अन्य प्रतिभागियों जैसे मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं आदि से पोर्टल पर 15 अप्रैल 2024 से साप्ताहिक आधार पर आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा करने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं द्वारा साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण लागू करने और उनके द्वारा घोषित स्टॉक को सत्यापित करने को कहा गया है। प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में स्टॉक को समय समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए और स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाले स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। म्यांमार से दालों के आयात के संबंध में संशोधित विनियम द्वारा और म्यांमार में आयातकों द्वारा रखे गए स्टॉक के मद्देनजर आयात की कीमतों जैसे मुद्दों पर यांगून में भारतीय मिशन के साथ भी चर्चा की गई। भारतीय मिशन ने बताया कि कारोबारी लेन देन को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए रुपया के आयात निपटान तंत्र 25 जनवरी 2024 से चालू कर दिया गया है। देश में अधिकांश स्थानों पर गेहूं कटाई का काम या तो चल रहा है या पूरा हो गया है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि कटाई के बाद गेहूं का सुरक्षित भंडारण कैसे करें जिसमें उसकी गुणवत्ता पर असर ना पड़े या उसमें घुन आदि कीटों का प्रकोप ना हो। गेहूं का भंडारण पारंपरिक संरचनाओं जैसे कोठी, कुठला, बुखारी, पूसा बिन, पंतनगर बिन, लुधियाना बिन, हापुड़ बिन और धूसी खाने की लकड़ी से बनी संदूक, बोरियां एवं भूमिगत भंडार गृह आदि में किया जाता है। सही तरीके से गेहूं का भंडारण नहीं करने पर उसमें कीट एवं रोगों को हमला हो सकता है। भंडारित गेहूं पर लगने वाले कीटों की लगभग 50 प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब आधा दर्जन प्रजातियां ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सभी कीटों के प्रभावी प्रबंधन के उपाय एक जैसे ही हैं। इन उपायों को अपनाकर गेहूं को भंडारण के दौरान लगने वाले कीटों से बचाया जा सकता है। गेहूं के भंडारण के समय दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गेहूं को भंडारण से अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। इसके अलावा गेहूं के भंडारण से पहले कोठियों तथा कमरों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें।
वहीं गेहूं के दानों को कीट रोगों से बचाने के लिए दीवारों एवं फर्श पर मैलाथियान 50% के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करें। अनाज की बुखारी कोठियों या कमरे में रखने के बाद एल्युमिनियम फॉस्फाइड 3 ग्राम की 2 गोली प्रति टन की दर से रखकर बंद कर देना चाहिए। वहीं यदि भंडार गृह में चूहों की समस्या हो तो जिंक फॉस्फाइड की गोलियां अथवा रेड किल को इनके विलों के पास रखकर प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा किसान जिन बोरियों में गेहूं को भरकर रखना चाहते हैं उन बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। वहीं जहां तक संभव हो किसान नई बोरियों का ही इस्तेमाल करें। यदि किसान पुरानी बोरियों का प्रयोग करते हैं तो उन बोरियों को मैलाथियान और 100 भाग पानी के घोल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखाकर उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में हर साल विभिन्न कीटों के द्वारा रबी एवं खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है जिसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इन कीटों में सफेद लट भी शामिल है। सफेद लट मुख्य रूप से मूंगफली, अरहर, ज्वार, कपास, अमरूद, तंबाकू, धान, बाजरा, नीम, बेर, शीशम, शहतूत, बबूल, आलू और नारियल आदि फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट के ग्रब और वयस्क दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वयस्क कीट विभिन्न पौधों एवं झाड़ियों को खाते हैं तथा ग्रब फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कीट के ग्रब फसलों की जड़ों को काटकर उसे क्षति पहुंचाते हैं जिससे पौधे मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। किसान गर्मी में खाली पड़े खेतों में इसके नियंत्रण के लिए उपाय कर सकते हैं। किसानों को सफ़ेद लट के ग्रब के नियंत्रण के लिए खेतों की गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेत में जब भी खाद डालें उसमें नीम की खली का प्रयोग अवश्य करें। वहीं इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर ग्रसित पौधों के तने के क्षेत्र के आसपास 15 से 20 मिलीलीटर के दायरे की मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए और छिड़काव के बाद खेत में ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनिसोपाली 2.5 से 3 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर में मिलाकर 7 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान पर सुखाने के बाद खेत में छिड़काव करना चाहिए। और देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा खेती की नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इन तकनीकों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में खंडवा जिले में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने को लेकर उच्च घनत्व पौध रोपण तकनीक एवं विपणन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उच्च घनत्व पौध रोपण तकनीक से कपास की खेती करने पर होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। इसके अलावा किसानों को जैविक कपास की खेती करने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि परंपरागत रूप से की जाने वाली खेती की तुलना में उच्च घनत्व पौध रोपण तकनीक से 25 से 30% अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। किसानों को बताया गया कि जैविक तरीके से कपास की खेती करने वाले किसानों को जैविक प्रमाणीकरण के लिए लगने वाले शुल्क में 80% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भी किसान लगातार 3 वर्षों तक खेती करेगा उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये हर साल दिए जाएंगे।
और भारत सरकार ने गर्मी के मौसम में देश में बिजली की उच्च मांग को पूरा करने में सहायता के लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को परिचालित करने का निर्णय लिया है। गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के अंतर्गत सभी गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश 1 मई 2024 से 30 जून 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा। इस निर्देश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर वालों के लिए शनिवार का दिन राहत लेकर आया। शनिवार शाम चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हल्की बारिश रहेगी। तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों की बात करें तो विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई। केरल में हल्के से मध्यम बारिश के साथ 1-2 बार भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि हुई। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। विदर्भ और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के मध्य प्रदेश में नेपाल नववर्ष के अवसर पर जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह महोत्सव नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बनारसी जरी, नेवारी साड़ी, फुलकारी, चंदेरी और अन्य लोकप्रिय डिजाइनों की साड़ियों की प्रदर्शनी यहां लगाई गई। मशहूर शेफ संतोष शाह द्वारा 54 खानों के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक महोत्सव दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद और दहेग्राम मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि संबलपुर और नगरी मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 12 अप्रैल को धान का भाव रहा 2060 रुपये। 13 अप्रैल को इसके भाव में 30 रुपये की तेजी आई और भाव 2090 रुपये प्रति क्विंटल जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही दहेग्राम मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 अप्रैल को धान का भाव था 2200 रुपये। 13 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपये चढ़कर 2225 रुपये पर हुए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अप्रैल को 2080 रुपये पर धान बिकी। वहीं संबलपुर मंडी में 12 अप्रैल को धान का भाव था 2000 रुपये। 13 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपये पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहां शनिवार को सलोन मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2250 रुपये, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2200 रुपये पर हुए। बात धान के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है।
ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ध्रोल मंडी में कपास के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदड़ और जेतपुर मंडी में कपास के भाव में नरमी रही, जबकि बाबरा मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बोडेली मंडी में 12 अप्रैल को कपास का भाव था 7,278 रुपए। 13 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,278 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अप्रैल को कपास का भाव रहा 6,420 रुपए। 13 अप्रैल को इसके सौदे 895 उछलकर 7,315 रुपए पर हुए। जसदड़ मंडी में 12 अप्रैल को कपास का भाव था 7,200 रुपए। 13 अप्रैल को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,145 रुपए पर आ गया। जेतपुर मंडी में बीते शुक्रवार को कपास का भाव रहा 7,500 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 7,400 रुपए पर हो गया। बाबरा मंडी में 12 अप्रैल को कपास 7,150 रुपए पर बिकी। 13 अप्रैल को इसके भाव 50 रुपए नरम होकर 7,100 रुपए पर हुए। बात कपास के पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ फसल की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय गरज, तेज हवाएं और बौछारों के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान फलों की जल्द से जल्द तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ बागों में छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए ऊपर जाली लगाएं। मध्य प्रदेश के किसान इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव और सिंचाई न करें। इसके साथ ही जिन किसानों ने अपनी फसलों की कटाई कर ली है वो फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य प्रदेश में ही गरज और तेज हवाएं चलने के दौरान पशुओं को खुले में न रखें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में सब्जियों को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय केला और पपीते में सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। इसके अलावा इनमें फूल लगते समय पौधों को सहारा दें। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ही ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाएं। इसके अलावा यहाँ जब गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक पहुँच जाए तो उनमें निराई गुड़ाई के अलावा उर्वरक का प्रयोग करें। इसके साथ ही उन पर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। बस्तर पठारी इलाके में ग्रीष्मकालीन धान के लिए तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन और लाइट ट्रैप लगाएं। इसके साथ ही खेतों में पक्षियों के बैठने की जगह बनाएं। यहीं फसलों को एफिड के हमले से बचाने के लिए चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। बस्तर पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में उचित नमी न होने पर सिंचाई करें। वहीं केले और पपीते के बागों में सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ रजनीगंधा और गेंदा में निराई गुड़ाई। बस्तर पठारी इलाके के किसान इस समय सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए कतारों के बीच गीली घास बिछाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में लौकी, तोरी, करेला, कद्दू, खरबूज, तरबूज और खीरे की बुआई करें। धनिये की खेती के लिए
दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और किसान समाचार में अब क्रम है कुछ और समाचारों का, तो आइए देख लेते हैं इन खास खबरों को इस माध्यम से। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। घोषणा पत्र में भाजपा ने GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है और घोषणा पत्र की शुचिता को फिर स्थापित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा का संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2019 में जो भी संकल्प हमने लिए, आज 2024 तक उन सबको पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया हुआ हर वादा पूरा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है और अब भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने से खरी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पर एलजेपी रामविलास चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी विवादित मुद्दे थे, पीएम ने उनका समाधान पिछले 10 सालों में कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे देश की जनता को, युवाओं को या किसानों को कोई भी लाभ हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इन्होंने पहले भी देश की जनता से काला धन लाने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ साथ जितने गरीब प्रदेश हैं उनके लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 सालों में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या क्या किया है ये सबको पता है।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुष्पांजलि अर्पित की। सलमान खान के घर के बाहर रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर फायरिंग होने की सूचना के बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच में जुटी है। सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।